स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अभिनव आरएस एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज फिर हम उपस्थित हैं राजस्थान को जाने प्रश्नोत्तरी भाग 10 के साथ। जी हाँ, आज प्रश्नोत्तरी 10 को आप लोग खेलने के लिए तैयार हैं। प्रश्नोत्तरी 10 को शुरू करें उससे पहले हमारी बारी आती है डेली की भांति आज भी प्रश्नोत्तरी 9 के विजेता घोषित करने की। जी हाँ साथियों, आप लोग बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आप लोगों का लग रहा है। जो फीडबैक आप लोगों के मिल रहे हैं वो भी बहुत सराहनीय फीडबैक है। मेरा तात्पर्य है कि आप लोगों के लिए ये प्रश्नोत्तरी सीरीज बहुत ही मील का पत्थर साबित होगी इस लॉकडाउन के दौरान। साथियों, बात करते हैं हम लोग शुरू, उससे पहले अनाउंस कर देते हैं प्रश्नोत्तरी 9 का विजेता। प्रश्नोत्तरी 9 का विजेता आपके स्क्रीन पर ये रहा, पूनम गुजर। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा पूनम गुजर को, जो कि प्रश्नोत्तरी 9 की विजेता रही है। और आपको मिलता है अभिनव आरएस एकेडमी की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर और नगद पुरस्कार। बहुत बहुत शुभकामनाएं पुनः आपको सभी अभिनव आरएस एकेडमी टीम की ओर से। साथियों, आइए शुरू करते हैं हम आज की हमारी प्रश्नोत्तरी सीरीज भाग 10। और भाग 10 का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चार बैत शैली संबंधित है। पहले तो मन में आपके प्रश्न ये उठ रहा होगा कि चार बैत होता क्या है। अब जिनको पता है, जिन्होंने पढ़ा है इस चीज़ को, वो ये भी जानते होंगे कि ये क्या है। तो आप लोगों को यहाँ पर बताना है चार बैत शैली संबंधित है। किससे संबंधित है, किस जगह विशेष से संबंधित है, क्या होती है, ये सब चीज़ आगे अपन चर्चा करेंगे। पहले मुझे जवाब कीजिए आप लोग फटाफट कमेंट में। टोंक से, कोटा से, बूंदी से या भरतपुर से चार बैत शैली का संबंध किससे है? कमेंट के लिए 10 सेकंड आपको मिलेंगे, फटाफट कमेंट कीजिए। टोंक, कोटा, बूंदी, भरतपुर। साथियों, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, टेंशन ना लें आप लोग, पहले जवाब दें, उसके बाद पूरी आपको सांत्वना करेंगे इस चीज़ को लेकर। मैंने बताया था आपको कि प्रश्न बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। धीरे धीरे प्रश्नों का स्तर बहुत ही अच्छा लेवल कर हम लोग करते चल रहे हैं। तो आप लोग निश्चित होकर बैठिए, बहुत ही कारगर साबित होने वाली है ये प्रश्नोत्तरी सीरीज आपके लिए, आपके ज्ञान के लिए, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा साथियों, वो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, टोंक। मतलब चार बैत जो शैली है उसका संबंध था टोंक से। अब बात करें अगर हम लोग के साथ ये चार बैत शैली आखिर होती क्या, तो साथियों चार बैत शैली क्या है? एक लोक गायन की शैली है। जी हाँ, लोक गायन आप लोग जानते होंगे क्या है ये, लोक गायन की एक शैली है। अब देखो कैसी शैली है, क्या होता है इसमें। अगर मैं बात करूं इस चार बैत शैली के बारे में, तो इसमें क्या होता है, जो मुख्य वाद्य प्रयोग किया जाता है ना, वो किया जाता है ढप। जी हाँ, ढप। ढप जानते होंगे आप लोग, अवनद वाद्य की श्रेणी में आता है ढप। साथियों, यहाँ पर क्या होता है, आपका एक व्यक्ति जो होता है उसके द्वारा घुटनों के बल बैठ जाता है वो, और घुटनों के बल वो बैठकर या खड़ा रहकर घुटनों के बल और इस ढप को बजाते हुए वो गीत गाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं चार बैत की शैली। जी हाँ, चार बैत की शैली। कुल मिलाकर इसमें जो प्रयुक्त लिया जाने वाला वाद्य यंत्र है वो है ढप, और ये कहाँ की प्रसिद्ध है, टोंक की। अच्छा, फिर बात आती है कि टोंक में इस शैली की अगर मैं बात करूँ तो प्रारंभ करने वाला व्यक्ति कौन था इस शैली को, मतलब सबसे पहले प्रारंभ करने वाला टोंक में शैली वो कौन था। तो साथियों ध्यान रखना, इस शैली के जो प्रारंभकर्ता थे वो प्रारंभ करता थे नवाब फैजुल्ला। जी हाँ, नवाब फैजुल्ला। नवाब फैजुल्ला ने टोंक में ये एक गायन की या लोक गायन की एक शैली का विकास करवाया था, जिसको हम लोग जानते हैं चार बैत शैली के नाम से। अगर साथियों इसकी मैं बात करूं तो इसमें जो कलाकार होते हैं वो अमूमन मुस्लिम संप्रदाय से होते हैं, परंतु मुस्लिम कलाकार होने के बावजूद देखिए ये है धार्मिक सौहार्दता की बात, हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती, कि इसमें मुस्लिम संप्रदाय के लोगों के द्वारा, कलाकारों के द्वारा राम और कृष्ण की महिमा के गीत गाए जाते हैं। जी हाँ, इसमें किसके गीत गाए जाते हैं, राम और कृष्ण की भक्ति के गीत गाए जाते हैं।
ठीक है, कव्वाली के माध्यम या कव्वाली जैसे बैठकर और वो इसको क्या करता है, प्रेजेंट करता है। तो ये थी आपकी चार बैत शैली जो कि लोक गायन की शैली थी, टोंक में प्रसिद्ध थी। प्रारंभ करने वाले नवाब फैजुल्ला थे। नवाब जानते हो आप लोग, नवाबों के शहर के नाम से टोंक जाना जाता है। अच्छा, मुस्लिम कलाकार इसमें राम और कृष्ण की महिमा या उनकी भक्ति के गीत गाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का जश्न राजपूताना में किस शासक ने काली पगड़ी पहनकर शोक दिवस के रूप में मनाया था? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। 15 अगस्त 1947 की बात हो रही है, मतलब आज़ादी का जिस दिन हमारा दिन था, पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, कितनी तारीख को कमेंट करो। और भारत को आज़ादी यहाँ पर मिली थी 15 अगस्त 1947 को। तो भारत तो आज़ाद का मतलब एक पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की सरजमी में उत्सव का माहौल था। परंतु एक जगह ऐसी थी जहाँ पर काली पगड़ी पहनकर शोक दिवस के रूप में मनाया गया था इस दिवस को। जवाब आपको देने हैं, कमेंट आपके ये रहे। जवाहर सिंह ने जैसलमेर में, या फिर शार्दुल सिंह ने बीकानेर में, या फिर महाराज चंद्रवीर सिंह ने बांसवाड़ा में, या फिर महाराज हनुवंत सिंह ने जोधपुर में। सही जवाब फटाफट कमेंट कीजिए आप। कल आप लोगों की प्रयास बहुत बेहतरीन थे। कल का जो हमारी प्रश्नोत्तरी सीरीज थी, उस प्रश्नोत्तरी सीरीज के विजेता जो आपकी पूनम गुर्जर रही है, उसको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जवाब दो, फटाफट कमेंट करते चलो आप लोग, जब तक मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ। कल के जो कमेंट्स थे उनमें राहुल कुमावत, सुमन शाखला, नंद किशोर, मनीष कुमावत, निखिल कुमार, गजानंद, शोजीराम, ज्योति मेहता, सबके बहुत ही बढ़िया बढ़िया कमेंट थे, बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक बातें कर रहे थे। महेश कुमावत, मधुसूदन शर्मा, सीमा भाटी, विष्णु राजपूत, प्रियंका मीणा, सबका बहुत अच्छा प्रयास था। पूनम गुजर जो हमारी विजेता आज की, पूजा शर्मा, दिनेश जी, आरती लखेरा, कमलेश कंवर, विकास, अजीत, सीमा जाजोरिया, राम प्रसाद, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र शर्मा, अनीता जाट, निशा चौधरी, सीमा चौधरी, गणेश मीणा, पिंकी, राम चौधरी, अखिल, संतोष, सतीश शर्मा, अंजू कंवर, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग दिल लगाकर पढ़ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत मुबारक आप लोगों को। जवाब आपने कमेंट किए हैं, उन कमेंट्स के आधार पर साथियों इसका जो जवाब है वो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, हनुवंत सिंह जोधपुर में। अब आपके मन में प्रश्न हो रहा होगा कि यार हनुवंत सिंह ने ऐसे क्या टेंशन थी आखिर कि ये इसने अपनी रियासत में शोक दिवस के रूप में मनाया था? क्योंकि एक तरफ तो हिंदुस्तान ने इस अंग्रेज़ों की गुलामी की जंजीर को तोड़कर और स्वतंत्र हुआ, चारों तरफ खुशी का माहौल था, परंतु जोधपुर में आखिर ऐसी क्या कारण था कि वहाँ पर शोक दिवस मनाना पड़ा? एक्चुअल कारण क्या था साथियों? अगर मैं बात करूँ आपके राजस्थान की, तो रियासतों से बना अपना राजस्थान था, रियासतों से बना हुआ था, छोटी छोटी रियासतों से मिलाकर राजस्थान का निर्माण करेंगे आगे चलकर अपन। यहाँ पर जो छोटी रियासतें थी या बड़ी रियासतें थी, उनमें एक रियासत थी जोधपुर रियासत। साथियों, जब भारत के विभाजन की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन ने कर दी, देखो लॉर्ड माउंटबेटन क्या गेम खेलता है। लॉर्ड माउंटबेटन ने जब भारत विभाजन की घोषणा कर दी, ये आपका जोधपुर था, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया, प्रत्येक रियासतों को 3 अधिकार दिए थे। जी हाँ, ध्यान से सुनना, प्रत्येक रियासतों को 3 अधिकार लॉर्ड माउंटबेटन ने यहां पर दिए थे। उन्होंने कहा था कि आप चाहो तो भारत में मिल जाओ और आप चाहो तो पाकिस्तान में मिल जाओ, और अगर आप दोनों में नहीं मिलना चाहते हो तो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दो। ये 3 प्रत्येक रियासत के पास ऑप्शन थे। कितनी रियासतें थी हमारे राजस्थान में? वेरी गुड, 19 रियासतें, ठिकाने थे 3 और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। तो इन सबके पास अवसर था कि ये तीनों में से कोई सा भी ऑप्शन चुन सकते हैं, कोई दबाव नहीं होगा। साथियों, ऐसी स्थिति में इस बागडोर को संभाला था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिसको एकीकरण का जनक मानते हैं हम लोग साथियों। परंतु फिर भी आपकी जो जोधपुर रियासत थी, इस जोधपुर रियासत के जो महाराज, नए नए महाराज बने थे उस समय आपके हनुवंत सिंह जी, और हनुवंत सिंह पर प्रभाव था आपके जिसको जिन्ना के नाम से आप लोग जानते हो। ये आपका पाकिस्तान इधर आ गया, ये पाकिस्तान आपका। यहाँ क्या हुआ, आपका जो जिन्ना था अली मोहम्मद जिन्ना, अली मोहम्मद जिन्ना ने क्या किया, इस हनुवंत सिंह को चढ़ा दिया एक दिन। बोले यार ऐसे कर, यहाँ पर अगर तू भारत के साथ मिलेगा तो तेरा कारोबार ठप हो जाएगा, मैं ऐसे करूँगा तेरा कारोबार ठप नहीं होने दूंगा, और कराची से, जी हाँ,
कराची से सीधे जोधपुर तक के लिए मैं रोड बनवा दूंगा, जिससे तेरा व्यापार बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। भाई साहब, इसने दिमाग में बैठ गई ये बात और इसने अपने आप को बिल्कुल एकाग्र कर दिया कि मैं तो साहब हिंदुस्तान में मिलूंगा ही नहीं, और इसने पुरजोर विरोध किया इस बात का। और इसने इसी कारण से 15 अगस्त जो अपना 1947 का दिन था, उसको इसने शोक दिवस के रूप में मनाया था। आगे चलकर साथियों, आगे चलकर हनुमंत सिंह के जो पिता थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बहुत अच्छे मित्र रहे हुए थे। सरदार पटेल ने एक दिन साहब इसको बुलाकर अपने घर पर और बैठा दिया और भोज प्रति भोज पर बातें करना शुरू की कि हनुमंत सिंह जी, आप, मैंने सुना है कि आप अली मोहम्मद जिन्ना से मुलाकात की है। बोले जी हाँ साहब। बोले मैंने सुना है कि आप अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं, मैं जिन्ना के साथ मिल रहा हूँ। बोले जिन्ना के साथ मिल रहे हैं तो अगर मान लो किसी भी प्रकार की आपकी कोई टेंशन होती है आने वाले समय में, तो इसके लिए हिंदुस्तान आपके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। बोले कैसे? बोले अगर आपका कारोबार ठप होता है या वो होता है तो बोले साहब फिर मेरा कारोबार। बोले आप निश्चिंत रहें, आपकी सारी टेंशन हमारी टेंशन है। कुल मिलाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी चटुकारिता की बातों से और इनको बढ़िया तरीके से प्रभावित किया और प्रभावित करके हनुमंत सिंह को आखिर राजस्थान की सरजमी में मिला दिया। तो साथियों, ये थी, आगे बात करेंगे बस जब एकीकरण की प्रक्रियाएं होगी तो एकीकरण में कुल मिलाकर फिर जोधपुर को मिला लिया गया था। परंतु 15 अगस्त 1947 तक हनुमंत सिंह पाकिस्तान के साथ मिलने के लिए तैयार था, इसलिए इसने शोक दिवस के रूप में क्या किया था, इस दिन को मनाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्न में से वह आभूषण जो नाक में पहना जाता है। जी हाँ, 4 आभूषणों के नाम आपको दे रखे हैं। आभूषणों से प्रश्न पूछे जाते हैं अमूमन। वह आभूषण जो नाक में पहना जाता है, बहुत ही पॉपुलर आभूषण है, पहचानिए फटाफट। दामना, वेसरी, टीडी बल्को या अर्शी। यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा, कमेंट करो फटाफट। यहां पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। जी हाँ, वेसरी। वेसरी जो आपका आभूषण है वो वेसरी आभूषण को स्त्री धारण करती थी अपने नाक में। अब मुझे आप कमेंट करो कि वेसरी का संबंध आपने कहां सुना हुआ है। सुना हुआ तो है अपना वेसरी आभूषण। कमेंट करो फटाफट, वेसरी नाम कहां सुना आप लोगों ने। साथियों, वेसरी आपने सुना होगा जब आप लोग चित्रकलाएं पढ़ रहे होंगे तो उस समय किशनगढ़ की चित्रशैली आपने पढ़ी होगी। किशनगढ़ की चित्रशैली का एक प्रसिद्ध चित्र था जिसका नाम था बनी ठनी। जी हाँ, बनी ठनी। और उस बनी ठनी के नाक में जो आभूषण था उसका नाम था वेसरी। जी हाँ, मैं दिखाता हूँ आपको, देखो वेसरी दिखा देता हूँ आपको प्रत्यक्ष रूप से। ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर बनी ठनी का चित्र, और इस बनी ठनी के ये जो नाक है, इस नाक में जो ये आभूषण इसने पहन रखा है, इस आभूषण का नाम है वेसरी आभूषण। कौन सा आभूषण है ये? वेसरी। तो वेसरी कैसा आभूषण है? नाक का आभूषण। किससे संबंध था इसका? बनी ठनी से संबंध था। साथियों, अगर मैं बात करूं आपकी बनी ठनी की, तो ये बनी ठनी जो चित्र था, इस किशनगढ़ चित्रशैली का चित्र था, इसके जो चित्रकार थे, बनी ठनी के जो चित्रकार थे, पूछ लिया जाता है बहुत बार एग्जाम्स में, वो थे मयूर ध्वज निहाल चंद। जी हाँ, मयूर ध्वज निहाल चंद। अच्छा, जो एरिक डिक्सन, जो इतिहासकार था एरिक डिक्सन, उन्होंने इस चित्र को राजस्थान की मोनालिसा कहा था। क्या कहा था इसको, बनी ठनी को? राजस्थान की, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, राजस्थान की मोनालिसा। किसने कहा था? एरिक डिक्सन ने। एरिक डिक्सन। तो एरिक डिक्सन ने राजस्थान की मोनालिसा किस चित्र को कहा था? आपके बनी ठनी के चित्र को। बनी ठनी के चित्रकार कौन थे? मयूरध्वज निहाल चंद। अच्छा, मुझे बताओ किसके शासनकाल में बना था ये चित्र? कमेंट करो फटाफट, किसके शासनकाल में बना था बनी ठनी का चित्र? बहुत प्रसिद्ध चित्रशैली थी ये राजस्थान की, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान की वह जनजाति। एक बात मैं बीच में और आपसे कहना चाहूँगा बेटा, कल मुझे थोड़ा सा दुख हुआ
कुछ बालक, हमारी जो प्रतियोगिता सीरीज चल रही है इसमें हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक आप लोगों को लाभ पहुंचाया जा सके, बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न आपके सामने रखा जा सके और आपको प्रेरित किया जा सके पढ़ाई के लिए। परंतु कल कुछ असामाजिक तत्व थे, एक या दो, उनके गलत कमेंट आए थे। एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा बेटा, इस सीरीज के, प्रतिदिन की सीरीज के, चाहे वो 500 कमेंट आए, चाहे वो 700 कमेंट आए, हर कमेंट को पढ़ता हूं मैं। हर कमेंट का अगर कोई रिप्लाई भी दे रहा है ना, कमेंट पे रिप्लाई मार रहा है, उस रिप्लाई को भी देखता हूं मैं। मैंने बताया था 2 घंटे का समय मैं विशेष रूप से आपके उत्तरों को देखने के लिए देता हूं मैं, ठीक है। तो वो जो कमेंट थे, अब वो समझ जाना किसने कमेंट किया था, क्या कमेंट किया था, पर बहुत गलत था। आप लोग यहाँ पर केवल शालीनता दिखाएं। अगर मुझे ऐसे किसी भी व्यक्ति के बारे में पता लगता है तो मैं कितना अच्छा आदमी और कितना खराब व्यक्ति हूँ, ये आप लोगों को शायद जो अभिनव आरएस एकेडमी के विद्यार्थी होंगे भली बात ये समझा सकते होंगे। तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पर मेरी बच्चियाँ भी पढ़ाई कर रही है, मेरे बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप लोग प्लीज़ बहुत शालीनता दिखाएं, बहुत अनुशासन दिखाएं और पूरी ईमानदारी के साथ यहाँ पर टेस्ट के ऊपर ही आप लोग फोकस करें। सारी फालतू की बातें और बाकी जगह पर आप लोग करें, ठीक है। अभिनव आरएस एकेडमी का जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर केवल पढ़ाई होगी और केवल पढ़ाई होगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की वह जनजाति जिसमें धारी संस्कार का विशेष प्रचलन है। जी हाँ, धारी संस्कार, संस्कारों के बारे में प्रश्न आ गया है। धारी संस्कार का प्रचलन कौन सी जनजाति में है? जवाब दीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए। अब करो कमेंट, कितने करने आपको, राइट कमेंट करो, जवाब दो। आपकी भावनाओं को सकारात्मक पक्ष पर रखो। आप धारी संस्कार का संबंध भील से, मीणा से, सहरिया से, गरासिया से। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सहरिया जनजाति। जी हाँ, अब बताओ मुझे, सहरिया जनजाति कल की टेस्ट सीरीज में हमने देखा था। जिन्होंने अब तक भी टेस्ट सीरीजें बाकी वाली नहीं देखी, 9 टेस्ट सीरीजें हो चुकी है हमारी इससे पहले। 9 टेस्ट सीरीजें देखने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ पर अभिनव आरएस एकेडमी के लिंक पर क्लिक करें। सारे की सारी 9 टेस्ट सीरीज आपको वहाँ पर मिल जाएगी। हर टेस्ट सीरीज आप लोग दें, एक भी टेस्ट सीरीज को छोड़े नहीं, क्योंकि सभी टेस्ट सीरीजें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन से बनी हुई है साथियों। तो यहाँ पर मुझे बताइए, सहरिया जनजाति, कमेंट कीजिए कहां पर है सहरिया जनजाति अधिकांश। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। चलो धारी संस्कार के बारे में बात करते हैं हम लोग। क्या होता है, देखो ये धारी संस्कार साथियों, इसमें एक्चुअल क्या होता है धारी संस्कार के अंतर्गत है। देखो, हर धर्म, हर समाज का अलग अलग परंपराएं अपनी होती है। उनमें से सहरिया जनजाति की एक परंपरा है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी घर में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो मरने के पश्चात उसकी जो चिता होती है वहाँ से कुछ राख और कुछ उसकी हड्डियाँ, जी हाँ, ये तीसरे के दिन, जिसको अपन तिया बोलते हैं, तीसरे के दिन जो बैठक होती है उस दिन उन हड्डियों को और उस राख को लाकर, और तिये की रात के दिन अपना जो घर होता है, ये घर हो गया मान लो आपके सहरियाओं का, और ये आंगन है, इस आंगन में क्या करेंगे, बिल्कुल साफ आंगना लेंगे और वहाँ पर उस राख को और हड्डियों को बिछा देंगे, बिल्कुल एकदम प्लेन जगह पर, और उसको क्या कर देंगे, ढक देंगे किसी ऐसे आवरण से, जैसे अपना ढकोला हुआ, ऐसे किसी चीज़ से उनको ढक देते हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई उस पर बाधा ना आ सके। साथियों, दूसरे दिन वो क्या करते हैं, सुबह उठकर सबसे पहले प्रातःकाल इसको हटाते हैं आवरण को और नीचे देखते हैं। ये जो आपके जो यहाँ पर जो राख और ये हड्डियों का चूरे पड़े थे, इसमें अगर जिस भी जीव जंतु या मनुष्य के पदचिन्ह मिलते हैं, उस पदचिन्हों के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि ये मरा हुआ व्यक्ति किस योनि में गया, मतलब कि ये किस जगह जाकर जन्म लेगा, पुनर्जन्म इसका कौन से योनि में होगा, मनुष्य योनि में होगा, पशु बनेगा, पशु में क्या बनेगा, पक्षी बनेगा, जो भी यहाँ पर जो चिन्ह दिखाई देते हैं उन चिन्हों के आधार पर ये लोग निर्धारित कर लेते हैं। तो इस संस्कार को बोलते हैं धारी संस्कार। जी हाँ, आरएएस मुख्य परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। 15 शब्दों में आप लोगों को प्रश्न दिया जा सकता है, धारी संस्कार स्पष्ट करें या टिप्पणी कीजिए में, है ना। तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा, ये था आपका धारी संस्कार जो कि सहरिया जनजाति से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राजस्थान वित्त निगम, राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई? जी हाँ, वित्त निगम अमूमन आता है ये प्रश्न हर एग्जाम में,
जवाब आप देंगे, मैं नहीं दूंगा बिल्कुल। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना 1951, 1955, 1960, 1965। सैकड़ों बार ये प्रश्न आया हुआ है और यहाँ पर आपके राइट आंसर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। और करो कमेंट, फटाफट कमेंट करो, सबका राइट होना चाहिए। ये तो बहुत इजी प्रश्न है, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। यहाँ पर राइट आंसर होगा साथियों आपका ऑप्शन बी, 1955। जी हाँ, 1955 में वित्त निगम की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। साथियों अगर वित्त निगम के बारे में पूछ ले प्रश्न आपसे, वित्त निगम और थोड़ा सा पूछ सकता है। अगर वित्त निगम के बारे में पूछे तो पहले तो स्थापना के बारे में पूछेगा, तो स्थापना 1955। अच्छा एक चीज का ध्यान रखना, इसकी स्थापना वैसे 17 जनवरी 1955 को कर दी गई थी। कब कर दी गई थी, 17 जनवरी। परंतु इसने जो कार्य आरंभ किया था ना, वो किया था 8 अप्रैल को, 8 अप्रैल को। इसलिए इसका स्थापना दिवस माना जाता है 8 अप्रैल और 1955। ठीक है, कुछ किताबों में आपको 17 जनवरी मिलेगा, उस दिन कर दी गई थी स्थापना, परंतु कार्य आरंभ करने के कारण स्थापना मानी जाती है इसकी 8 अप्रैल 1955 से। अब बात आती है फिर कि साहब इसकी स्थापना क्यों की गई, क्या उद्देश्य है इसका। तो साथियों इसकी स्थापना का एक उद्देश्य याद रखना, जितने भी अपना उद्योग है उन उद्योगों के विकास के लिए कार्य करता है। फिर आप समझेंगे कि साहब उद्योगों का विकास कैसे करता है, तो उद्योगों के विकास की अगर मैं बात करूं तो लघु और मध्यम जो उद्योग है, जी हाँ, लघु प्लस मध्यम उद्योग, इन लघु और मध्यम उद्योगों को ये क्या देता है, ऋण की सुविधा, दीर्घकालीन ऋण भी देता है। ध्यान रखना, ये दीर्घकालीन ऋण भी प्रदान करता है इनको ये। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था, औद्योगिक विकास। पहली बात तो औद्योगिक विकास ही आ जाएगा आप लोगों के, औद्योगिक विकास। और ऑप्शन में औद्योगिक विकास नहीं मिले तो वहां पर आप लोगों को जरूर मिलेगा लघु व मध्यम उद्योगों को ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाना या दीर्घकालीन ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाना। साथियों इसका जो प्रधान कार्यालय है, इसका जो कार्यालय है प्रधान, वो है आपके जयपुर में। कहाँ पर है इसका प्रधान कार्यालय, जयपुर में। ध्यान रखना आप लोग, इसकी एक तो स्थापना को ध्यान रखना, वित्त निगम की ये हुई थी 8 अप्रैल आपके 1955 को। इसका मुख्यालय जयपुर में है। वित्त निगम का मुख्य उद्देश्य उद्योगों का विकास करना। उद्योगों में भी अगर फिर पूछ ले तो लघु या मध्यम जो उद्योग है उनको ये ऋण की सुविधा या दीर्घकालीन ऋण की सुविधा प्रदान करता है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के किस पहाड़ी दुर्ग को विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है। जी हाँ, हाल ही में यूनेस्को ने, अब यहाँ पर हाल ही से मतलब है कि कौन सा दुर्ग है ना, हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के किस पहाड़ी दुर्ग को विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है। कितने पहाड़ी दुर्गों को शामिल किया गया था। अच्छा, राजस्थान में कितने स्थल हो चुके हैं बताइए मुझे यूनेस्को की विश्व धरोहर में, पूरे भारत में कितने हैं, कमेंट करो फटाफट। राजस्थान में कितने दुर्गों को शामिल किया गया है, 6 को, ये बता दिया मैंने। अब यहाँ पर पहचान करो आपकी कौन से को शामिल नहीं किया गया है। क्या चित्तौड़ को शामिल नहीं किया गया, या मेहरानगढ़ को शामिल नहीं किया, कुंभलगढ़ को शामिल नहीं किया, या गागरोन को शामिल नहीं किया गया है। जवाब फटाफट कमेंट कीजिए। यूनेस्को की विश्व धरोहर। अच्छा, अभी हाल ही में यूनेस्को ने किसको, कौन से शहर को, गुजरात के बाद में दूसरा शहर होगा, कौन से शहर को शामिल किया है, ये भी मुझे कमेंट करो। पर पहले कमेंट जवाब। साथियों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा मेहरानगढ़ दुर्ग। जी हाँ, मेहरानगढ़ दुर्ग को इन्होंने विश्व धरोहर में शामिल नहीं किया है। तो फिर प्रश्न दिमाग में आता है कि कौन कौन से दुर्गों को, ये प्रश्न रट लेना, दुर्गों में से ज़रूर पूछा जाएगा, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है ये। यहाँ पर मैंने एक एक दुर्ग रखा है, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि वो 6 के 6 दुर्ग रख दें आपके ऑप्शन में, 6 दुर्ग एक रख दे, फिर 6 दुर्ग रख दे, फिर 6 दुर्ग रख दें, और उनमें क्या करेगा वो 6, तो एक ऑप्शन पे तो बिल्कुल 6 के 6
पूरी रखेगा वो जो कि दरोड़ में शामिल किया है, और 3 ऑप्शनों में क्या करेगा वो एक एक और कोई सा डाल देगा उनमें। ठीक है, तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ये ध्यान रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 के 6 दुर्ग रट लो एक बार आप। मैं आपको एक चित्र के माध्यम से बताता हूँ, देखो बहुत अच्छा लगेगा आपको। ये देखिए, ये आपका 6 दुर्ग है, ये आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में पहाड़ी 6 दुर्ग जिनको विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, और शामिल किया गया था 2013 में। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ है, रणथंभौर का दुर्ग है, आमेर का दुर्ग है, जैसलमेर का दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग है, और आपका गागरोन का दुर्ग है। मैं जो चीज़ बताऊं उसको उस तरीके से याद करना, देखो आप, बहुत मजा आएगा, आनंद आएगा और अच्छी तरीके से याद रह जाएगा। अपन लोग क्या करते हैं, ऐसे उठपटांग तरीके से याद करते हैं तो याद नहीं रह पाता है। आप लोग ध्यान दो, मैप बनाओ, ठीक है, ऊपर से चलो। पहले नंबर पर इन्होंने शामिल किया है किसको, आपके जैसलमेर को। जैसलमेर में कौन सा दुर्ग है, सोनारगढ़। कौन सा दुर्ग है, सोनारगढ़। तो सोनारगढ़ याद करो, पहला सोनारगढ़ है, सोनारगढ़ कहाँ पर है, जैसलमेर है। ठीक है, उसके बाद में फिर नीचे आओ, थोड़ा सा नीचे आओ, तो यहाँ पर आए अपन लोग कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ मतलब राजसमंद, तो दूसरा याद करो कुंभलगढ़ को। फिर थोड़ा सा और नीचे आओ, थोड़ा सा नीचे अब और आए तो आपको मिला चित्तौड़ का दुर्ग। कौन सा, चित्तौड़ का दुर्ग। तो 3 याद हो गए आपको। क्रम से चलो आप लोग, मैप के आधार पर याद करो, ऑटोमेटिक याद होगा बढ़िया तरीके से। पहले नंबर पर याद किया आपने कौन सा, जैसलमेर का कौन सा दुर्ग है, सोनारगढ़। दूसरे नंबर पे कुंभलगढ़ जो कहाँ पर है, राजसमंद में। तीसरा कौन सा किया, चित्तौड़ का दुर्ग जो चित्तौड़ में है। अच्छा, चौथे नंबर पे चलो। चौथे नंबर पे अपन चलते हैं सीधा नीचे की तरफ, दक्षिणी, यह आपका झालावाड़। यहाँ पर कौन सा दुर्ग आपका, गागरोन। और इसको याद करोगे आप चौथे नंबर पर, कौन सा दुर्ग, गागरोन दुर्ग, जो कहाँ पर है, झालावाड़ में। ये दिख रहा है आपको, देखो गागरोन का दुर्ग, जो कि कैसा दुर्ग है, जलीय दुर्ग है, अपने राजस्थान का जल दुर्ग है। कौन कौन सी नदियों के संगम पर बना है, कमेंट करो, देखिए एक बार फटाफट। 4 दुर्ग याद हो गए। अब 5वां दुर्ग याद करना आप लोगों को, और 5वां दुर्ग आप लोगों का है रणथंभौर, सवाई माधोपुर। ये रहा रणथंभौर का दुर्ग, सवाई माधोपुर, इसको करोगे 5वें नंबर पर। और लास्ट में 6ठे नंबर पर याद करोगे आप आमेर जयपुर का दुर्ग। ठीक है, इस तरीके से याद करोगे तो क्रम वाइज तरीके से आपको याद रह जाएगा, कभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी गलत नहीं होगा प्रश्न। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और बात कर रहे थे हम लोग इन 6 दुर्गों की। इन 6 दुर्गों को शामिल किया गया था 2013 में। साथियों, अगर मैं बात करूं तो अब तक टोटल, अब तक 167 देशों में मैं बात करूं तो यूनेस्को के द्वारा 1092 स्थलों को क्या किया गया है, इस सूची में शामिल कर लिया गया है। ध्यान रखना इस बात का। और हाल ही में हमारी जयपुर की 4 दीवारी को, जी हाँ, जयपुर की 4 दीवारी को भी विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। इस बात को और गहराई से पढ़ना और ध्यान से पढ़ना, क्योंकि हमारे पास समय की बाउंडेशन है, जैसे मैं हर वीडियोज़ में बताता हूँ, है ना। ज़्यादा डिटेल्स में हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। मैंने बताया था शिक्षक, आपकी नज़र में शिक्षक क्या है, बताइए मुझे आप। शिक्षक गुरु का तात्पर्य क्या है? शिक्षक का मेरी नज़र में तात्पर्य इतना सा है, आपको मार्ग प्रशस्त करने वाला शिक्षक है, आपको सद्मार्ग पर चला देने वाला गुरु या शिक्षक है। शिक्षक आपको केवल राह दिखा सकता है, और वो राह हम लोग इन प्रश्नोत्तरी के माध्यम से देख पा रहे हैं। चलना आपको है। इस प्रश्नोत्तरी को देखने के बाद आप सोते हो 5 घंटे की नींद, या इस प्रश्नोत्तरी को देखने के बाद आप 5 घंटे और बैठकर जगते हो और इन पूरे प्रश्नों को तैयार करते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। जगाने का काम हमारा है, जागने का काम आपका है। एक क्लास में एक अध्यापक द्वारा सभी बालकों को समान रूप से पढ़ाया जाता है, फिर भी उसी क्लास का एक बालक टॉप करता है और एक बालक बिल्कुल लास्ट पर रहता है, और ले देकर ग्रीस पानी लगाकर वो पास होता है। क्यों भाई? टीचर ने तो बराबर दिया पर सामने वालों ने बराबर नहीं लिया। तो ये डिपेंड है आप लोगों पर। आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, निम्न को सुमेलित करें, सही कूट का चयन कीजिए। कुछ सिंचाई परियोजनाएं आपकी दे रखी है एक तरफ, और एक तरफ दे रखे हैं उनसे संबंधित जिला। कूट का चयन आगे बताऊंगा मैं आपको, कूट आगे दिया हुआ है, पहले यहाँ पर आप मिलान कर लो एक बार, है ना। ये प्रश्न मैंने बताया था आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहते हैं ये प्रश्न इस प्रकार के। तो
यहाँ पर एक तरफ सिंचाई परियोजनाएं हैं, एक तरफ जिला है संबंधित। बाकली बांध कहाँ पर है, सोमकमलांबा कहाँ है, मोरेल बांध कहाँ है, जाखम बांध कहाँ पर स्थित है। इधर ऑप्शन में लगा लिए होंगे आप लोगों ने। मैं आपको कूट दे देता हूँ। अब कूट आपका ये रहा। देखिए ए ऑप्शन में दे रखा है 1 4 3 2। 1 4 3 2 का मतलब समझ जाइए। यहाँ पर राइट आंसर फटाफट कमेंट कीजिए आप। मैं पीछे वापस रिवर्स स्क्रीन दिखा देता हूँ आपको। जिन्होंने अब तक भी जवाब नहीं ढूंढा वो फटाफट कमेंट करें, सुमेलित करके, और फटाफट आपको कूट पर जाना है। पहले मिलान कर लो। यहाँ पर कूट पर जाने के लिए, कूट से संबंधित प्रश्न आए तो उनमें सबसे पहले हल करने का एक ही तरीका है कि आप उनको टच करो, आप उनको देखो कि कौन सा कहाँ पर जा रहा है। जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल बता दूं, जाखम प्रतापगढ़ में है तो प्रतापगढ़ को टच कर लो, एक बार टच कर लो, उसके बाद में ऑटोमेटिकली आप लोगों का कूट बन जाएगा। चलो जवाब आपका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, 3 4 2 1 का यहाँ पर क्रम आप लोगों का होगा। अब देखिए हम लोग वापस एक बार पीछे की तरफ चलते हैं। मैंने बताया आपको कि एक बार आप मिलान करना सीख लो। पहला बाकली बांध, या आपको जो जो आता है उसको देख लो। आप तो जाखम आपको जरूर आता होगा, प्रतापगढ़ में है, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ सोमकमलांबा, सबको आती है, कहाँ पर है, डूंगरपुर में है। अब आपके सामने 2 बच जाते हैं। 2 में से आपको आता है कि साहब जो मोरेल बांध है वो मोरेल बांध कहाँ पर है, और बाकली बांध कहाँ पर है। तो बाकली बांध कहाँ पर, आपके जालोर में है, और मोरेल बांध कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। तो ऑटोमेटिकली आप लोगों का प्रश्न हल हो जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पॉलिटिकल से संबंधित प्रश्न है, और ये प्रश्न विशेष रूप से आरएस के बच्चों के लिए है। बाकी एग्जाम्स की तैयारी करने वाले जो बालक अगर ये सीट दे रहे हैं और इस प्रश्न का सही जवाब देते हैं तो बहुत बधाई के पात्र होंगे वो। मैं देखता हूँ सामान्य परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों में कितने जवाब आ पाते हैं और आरएस की तैयारी वालों के कितने जवाब आ पाते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुछ कथन दिए हुए होंगे आपके सामने, ये भी एक प्रश्न का प्रकार है। मैंने बताया था आपको कि अलग अलग पैटर्न्स के प्रश्न मैं रखना शुरू करूंगा। सामान्य पैटर्न पर आधारित प्रश्न नहीं रखेंगे अपन, कूट पर आधारित, कथनों पर आधारित, कल कथन और कारण पर आधारित एक प्रश्न रखा था अपन ने। सारे प्रकार के प्रश्न आप लोगों के सामने रखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में 25 उच्च न्यायालय है। दूसरा कथन कह रहे हैं, संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान होगा। नंबर तीसरा कह रहा है, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का एक ही उच्च न्यायालय है। आपके कूट ये रहे। पहला ऑप्शन है कथन 2 और 3 सही है केवल। ऑप्शन बी है कथन 1 और 2 सही है। इसके आगे सही है मान लेना आप लोग, है ना, ये लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर आ गया सही कथन पूछ रहा है आपसे, है ना। सी में कथन 1 2 3 तीनों सही है, और कथन डी है कि कथन 1 और 3 सही है। वापिस पीछे की तरफ चलते हैं, देख लीजिए एक बार, फिर से पढ़ लीजिए प्रश्न को। तीनों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है, पहले यहीं पर चिन्ह लगा लीजिए, उसके बाद कोटों को देखो। राइट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। राइट आंसर साथियों यहाँ पर जो आपका होगा, बहुत बढ़िया, शाबाश, कमेंट बहुत अच्छे आ रहे हैं आज, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। आज बहुत ज़्यादा विलम्ब हो गए हम लोग इस सीरीज़ को डालने में, क्योंकि कल मैंने बताया था कि तबीयत 2 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब थी और ख़राब ही बनी हुई है। हिम्मत करके फिर भी मैं आप लोगों के साथ में हूँ बीच बीच में, इसीलिए मैं कुछ ना कुछ पानी या लिक्विड लेते जा रहा हूँ ताकि गला सही रहता रहे और आप लोगों के साथ 1 घंटा बिता सकूँ। जी हाँ, राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, कथन 1 2 3 तीनों सही है। काफ़ी का दिमाग खराब, कैसे सर? देखो समझना साथियों, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। पहले 24 थे, काफ़ी किताबों में अभी भी 24 दिया हुआ है।
परंतु 25 वर्तमान में हो चुके हैं। ठीक है, तेलंगाना और जो आपके अलग हुए उनमें उच्च न्यायालय अलग करने के बाद में आपके वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 हो गई है। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट है कि संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान होगा। बिल्कुल, ये भी सही बात है। अनुच्छेद 214 में साफ स्पष्ट किया हुआ है कि आपके यहाँ पर प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान होगा। परंतु साथियों, अनुच्छेद 231, ध्यान रखना, एक अनुच्छेद है 231, अनुच्छेद 231 कहता है कि साहब जो आपका दो या दो से अधिक राज्यों के लिए, अनुच्छेद 231 कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। जी हाँ, 2, 3 या 4 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है। ये बात कौन कहता है? अनुच्छेद 231। जबकि 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक एक उच्च न्यायालय होगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पर हमारे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ का न्यायालय, जो उच्च न्यायालय, वो एक ही जगह पर है। इसीलिए तीनों के तीनों कथन हमारे क्या हैं? सही है। ध्यान रखना, ये प्रावधान पूछ लेता है कि एक उच्च न्यायालय 3 राज्यों का प्रतिनिधित्व करेगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 231 के अनुसार। ये भी पूछा जा सकता है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग न्यायालय का प्रावधान अनुच्छेद 214 के अनुसार। तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कथन 1, 2, तीनों ही सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त घोषित किया गया है? ये कोरोना का एक प्रश्न दिया है मैंने। काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे कोरोना को लेकर कि सर कितने प्रश्न बनाए करंट के हम लोग, कोरोना के डेली प्रश्न आ रहे हैं। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कोरोना पर कोई प्रश्न नहीं बनाने हैं। कोरोना पर मैंने एक दिन पहले भी ये बात रखी थी कि पेपर में इस समय पत्रिका, भास्कर, दैनिक जागरण, कोई सा उठा के देखोगे केवल कोरोना मिलेगा। आप लोग मत बनाओ इनके प्रश्न, फालतू परिश्रम मत करो। इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। जो पूछा जाएगा मैंने करंट कैप्सूल में डाल दिया था, करंट कैप्सूल देख लेना। जिन्होंने अप्रैल का करंट कैप्सूल नहीं देखा है वो करंट कैप्सूल देख ले अपना। और एक करंट कैप्सूल शायद आज या कल में डल जाएगा आप लोगों का, अगला करंट कैप्सूल। तो फालतू में आप परिश्रम ना करें, पढ़ाई को ध्यान दें। किस राज्य को आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त घोषित किया गया? पहला राज्य जिसको कोरोना मुक्त घोषित किया गया है, त्रिपुरा, राजस्थान, गोवा या मिजोरम? सही जवाब कमेंट करें फटाफट। यहाँ पर जो बेटा आपका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा गोवा। जी हाँ, गोवा को सबसे पहले कोरोना मुक्त घोषित किया गया है आधिकारिक तौर पर। साथियों, बहुत आश्चर्य की बात है कि सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक गोवा में आते हैं, फिर भी गोवा की सरकार को मैं सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रबंधन कार्य किया कि उसको सबसे पहले कोरोना मुक्त घोषित किया जा चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद गोवा की सरकार को, गोवा के एडमिनिस्ट्रेशन को, गोवा की जनता को, और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो घर में रहकर और राजस्थान को भी बचा पा रहे हो आप लोग। और राज्यों की तुलना में राजस्थान की स्थिति बेहद प्रशंसनीय है, अच्छी स्थिति है। माननीय मोदी जी ने भी कल बहुत अच्छी तारीफ की राजस्थान के सभी निवासियों की, जनता जनार्दन की, कि आप सभी लोग प्रशासन का कहना मान रहे हैं, घर पर रहकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं या अपने कार्यों को संपादित कर रहे हैं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम, ये अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है आपका और अच्छा प्रश्न है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये 2 भाई हैं, मैं बताऊंगा आगे कैसे कैसे भाई हैं। इन 2 भाइयों में से एक प्रश्न एक भाई जरूर टपकता है एग्जाम में। राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। डैट ही पूछता है, मुंह मन तो डैट पूछता है या फिर जिलों की संख्या पूछता है? मरु विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन बड़े खतरनाक आते हैं, दोनों भाइयों के ऑप्शन जरूर आते हैं साथ में। दोनों भाई तो मैंने बताया ना, ऑप्शन भी साथ लेकर आते हैं, प्रश्न भी लगभग साथ लेकर आते हैं। 1974-75, 1977-78, 1982-83, 1994-95। यहाँ पर भी दोनों भाइयों के ऑप्शन दिए हुए हैं, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, आराम से जवाब दो, सतर्क होके। मरु विकास कार्यक्रम मैं समझा देता हूँ आज इसको। मरु विकास कार्यक्रम
साथियों राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन बी। जी हाँ, 1977-78 1977-78 में लागू किया गया था मरु विकास कार्यक्रम। मैंने बताया एक इसका भाई और है, सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। एक जैसी शक्ल लगती है दोनों की, एक जैसा नाम लगता है। मैं लिख दूं यहाँ पर नाम उसका, सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम, और एक आपका मरु विकास कार्यक्रम। ऐसे ध्यान रख लेना थोड़ा सा कि ये जो दूसरा भाई है ये बहुत बड़े नाम वाला है और ये भाई छोटे नाम वाला है। तो छोटे नाम वाला और बड़े नाम वाले का मैं तिथि भी यहाँ पर बता दूँ आपको। साथियों इसकी जो तिथि होगी वो होगी 1974-75। मतलब बड़ा भाई सबसे पहले आएगा, सही बात है, ये भी आप लोगों को याद करने में ज़्यादा टेंशन नहीं आएगी। बड़े नाम वाला पहले आएगा, पहले मतलब 74-75 में आएगा। कन्फ्यूजन इन तिथियों में होता है क्योंकि हमेशा साथ में आती है 74-75 और 77-78। काफ़ी बार 76-77 भी दे देता है, पर अब तक आया नहीं ऑप्शन में ऐसा। अब तक जब भी ऑप्शन में आए तब यही इसी प्रकार से ऑप्शन आए हैं जब तक ये प्रश्न पूछा गया है। तो आपका जो बड़ा भाई था, मतलब बड़े नाम वाला जो है वो पहले आया था, 74-75 में आया था। छोटे नाम वाला है, छोटा भाई है, वो बाद में आया था, 77-78 में आया था। इस तरीके से आप लोग इस पॉइंट को याद रख सकते हैं। अगर मरु विकास कार्यक्रम की बात आई है तो मैं बात कर लूँ मरु विकास कार्यक्रम की। मरु विकास कार्यक्रम, साथियों मरु विकास कार्यक्रम राजस्थान के 16 जिलों में, जी हाँ ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 जिलों में संचालित है। अगर 16 जिलों की बात भी पूछ ले कि साहब 16 जिले कौन से, तो ध्यान रखना ये राजस्थान के दक्षिण और पश्चिम के, जी हाँ दक्षिण पश्चिम के 16 जिलों में संचालित है मरु विकास कार्यक्रम। कौन कौन से क्षेत्र में? दक्षिण पश्चिम में। साथियों अगर खर्चे की बात करूं तो 1986 से पहले, जी हाँ 1986 से पहले तो क्या होता था, भारत सरकार और राजस्थान सरकार दोनों मिलकर इस मरु विकास कार्यक्रम को चला रही थी। परंतु 1986 के बाद अगर बात पूछे तो इसका खर्चा केवल कौन उठा रही है? केंद्र सरकार। मतलब केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग के 16 जिलों में मरु विकास कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। अच्छा, फिर पूछा जा सकता है कि साहब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है मरु विकास कार्यक्रम का? ध्यान रखना इसका मुख्य उद्देश्य है मरुस्थलीकरण की रोकथाम। जी हाँ, एक बहुत बड़ी समस्या है राजस्थान में, मरुस्थलीकरण का विस्तार हो रहा है। आपने ज्योग्राफी जब पढ़ी होगी तो ज्योग्राफी में आपने ध्यान दिया होगा कि अपना मरुस्थल जो है इसका धीरे धीरे विस्तार हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। परंतु अरावली पर्वतमाला को अपने यहाँ पर नुकसानदायक तो मानते ही मानते हैं, पर अरावली का एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि इस अरावली की वजह से ये जो मरुस्थल है इसका विस्तार इधर नहीं आ पा रहा है, अरावली की वजह से रुका हुआ है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट भी है, ध्यान रखना आप लोग। तो मरुस्थल या मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? मरु विकास कार्यक्रम। कब से चलाया जा रहा है? 1977-78 से। कितने जिलों को शामिल किया गया है? 16 जिलों को। कौन से क्षेत्र के? दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के 16 संभावित जिलों को शामिल किया गया है। और दूसरा कार्यक्रम कौन सा था? सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम। कब चालू किया गया था? 1974-75 में। उसमें खर्चा कौन वहन कर रही है? उसमें खर्चा ध्यान रखना राजस्थान और केंद्र सरकार दोनों वहन कर रही है। साथियों ये थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी सीरीज 10 का भाग। आप सभी व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो, शुभकारी हो। आप लोग घर पर बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आप लोगों के लिए अगर अभिनव RS अकेडमी का ये यूट्यूब चैनल, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म कितना लाभदायक हो पा रहा है इसका मुझे कमेंट कीजिए। पुनः आप सभी साथियों को धन्यवाद। इस सीरीज़ को आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग कल एक नई सीरीज़ के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।